अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फाशिज्म इन इटली। फाशिज्म जो आइडियोलॉजी है ये रोज़ हुई थी इटली में 20th सेंचुरी में। ये फर्स्ट टाइम जो ये वर्ड फाशिज्म यूज़ किया था ये एक लीडर थे इटली के बेंतो मुसोलिनी, इन्होंने यूज़ किया था। इनका जो टाइम पीरियड था रूलिंग का ये 1922 से लेकर 1925 तक प्राइम मिनिस्टर है इटली के, और फिर 1925 से लेकर 1943 तक ये एक फाशिस्ट डिक्टेटर रहे। जो ये फाशिज्म आइडियोलॉजी है ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कैरेक्टराइज होती है डिक्टेटोरियल पावर से। डिक्टेटोरियल पावर से मतलब ये है कि जो एक डिक्टेटर होता है वो पावर यूज़ करता है, जितने भी पावर्स होते हैं वो उसी के हैंड्स में होते हैं। एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर बेस करते हैं, ये अपने जो नेशन है उसको इतनी सुपरियरिटी देते हैं कि जो बाकी माइनॉरिटीज़ है ये कहते हैं कि उनको कोई रहने का मतलब ज़िंदा रहने का कोई हक ही नहीं हासिल और उनको मार देते हैं। और ये बेस करते हैं सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम्स पर कि जो स्टेट में जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे उनके पास अपना कोई इंडिविजुअल राइट नहीं होगा, वो सिर्फ स्टेट के लिए काम करेंगे। अच्छा, ये फाशिज्म जो आइडियोलॉजी है ये इस बात पर बेस करते हैं जो गवर्नमेंट होगी वो सेंट्रलाइज होंगे और जितने भी पावर्स होंगे वो सेंटर के पास होंगे, और जो सेंटर को लीड करेगा वो एक सिंगल लीडर करेगा। अब हम जानते हैं फाशिज्म के बेसिक फीचर्स के बारे में। तो इसके जो बेसिक फीचर्स है उसमें जो फर्स्ट वन है वो एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट है, कि जो स्टेट होगा वो सबसे प्रायर इंस्टीट्यूशन होगा और इसकी जो पावर होगी सिटीजन पर वो एब्सोल्यूट होगी और इसको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। सेकंड वन है सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। जो फाशिज्म है इसमें इंडिविजुअल को कोई भी राइट नहीं दिया जाता, इंडिविजुअल सिर्फ स्टेट को सर्व करते हैं और जो डिक्टेटर है उसके जो डिक्टेटर के जो डिक्रीज होते हैं, जो फरमान होते हैं उनको फुलफिल करते हैं। यूनिटी फॉर नेशनल गुड। थर्ड वन ये है कि जो जितने भी स्टेट के सिटीजन होंगे वो जो काम करेंगे वो नेशनल गुड के लिए करेंगे और उनकी जो यूनिटी होगी वो सिर्फ इस बात पर बेस करेंगे कि वो अपने नेशन को प्रमोट कर सके और अपने स्टेट को सर्व कर सके। फोर्थ वन है डिक्टेटरशिप। फाशिज्म जो आइडियोलॉजी है वो बेस करते हैं डिक्टेटरशिप पर। डिक्टेटरशिप का मतलब ये है कि सिर्फ वन मैन शो होगा, कि जो पर्सन स्टेट को लीड करेगा सिर्फ उसी की जो डिक्रीज और फरमान होंगे उन्हीं पर अमल किया जाएगा और वो तमाम स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ज़िम्मेदार होगा और कोई भी उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता। जो फिफ्थ वन है वो कॉर्पोरेटिज्म है। कॉर्पोरेटिज्म का मतलब ये है कि जो स्टेट में जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल लेबर्स है और जो इंडस्ट्रीज़ को रन करने वाले लोग हैं, तो वो सब मिलकर काम करेंगे स्टेट के बेटरमेंट के लिए। जो सिक्स्थ वन है वो एक्सट्रीम नेशनलिज्म है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो नेशनलिज्म अपने जो है ये फीलिंग ऑफ अटैचमेंट होती है अपने नेशन के साथ, लेकिन ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म पर बेस करती है। एक्सट्रीम नेशनलिज्म का मतलब ये है कि जो आपकी जो रेस है या आपका जो नेशन है वो सब पर सुपीरियर है और जो बाकी लोग हैं इनकी कोई अहमियत नहीं, आपकी सिर्फ स्टेट है बस और आपकी एक नेशन है। ये है कि जो मुसोलिनी था उसकी फाशिज्म की जो आइडियोलॉजी वो कैसे स्प्रेड हुई, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। तो जो बैकग्राउंड में हम फर्स्ट चीज़ पढ़ते हैं, पहली चीज़ वो हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्क्वाड्स। 1919 में जो मुसोलिनी थे उन्होंने एक पार्टी बनाई थी, नेशनल फाशिस्ट पार्टी, और ख़ुद इसके चेयरमैन थे। इसके एक विंग था जो कि स्क्वाड्स पर मुश्तमिल था। इन स्क्वाड्स को ब्लैक शर्ट्स भी कहा जाता था और इन जो स्क्वाड्स इनका काम ये था कि ये आइडियाज़ को स्प्रेड करे जो कि फाशिस्ट आइडियाज़ थे, और इनका जो स्लोगन था वही था कि डिक्टेटरशिप कैन ब्रॉट आउट इटली फ्रॉम ट्रबल। इससे पहले वर्ल्ड वॉर फर्स्ट गुजरी थी तो इटली की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इकोनॉमी भी बहुत ख़राब थी और उनकी जंग लड़ने की वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो भी गिर गई, तो लोगों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ख़राब थी। तो उनको ठीक करने के लिए उन्होंने इस स्लोगन का सहारा लिया और लोगों में ये बात फैला दी कि जो डिक्टेटरशिप है वो आपकी जो कंट्री है उसको बूस्ट अप कर सकता है और उनकी जो सिचुएशन है उसको बेटर बना सकता है। तो जो पहली चीज़ थी फाशिस्ट आइडियोलॉजी की स्प्रेडिंग में वो फॉर्मेशन ऑफ स्क्वाड्स थी जो कि पार्टी का एक हिस्सा थी। जो स्क्वाड्स के फॉर्मेशन के बाद जो सेकंड स्टेप मुसोलिनी का था वो था अटैक ऑन रोम। उन्होंने रोम पर अटैक कर दिया जो उस टाइम पर इटली का कैपिटल था, इसलिए उस पर अटैक किया गया था कि जब मुसोलिनी ने अपने स्क्वाड के जरिए ये बात फैलाई कि डिक्टेटरशिप है जो बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो इटली को इस सिचुएशन से बाहर ले आ सकती है। इस टाइम पर पूरा इटली सफ़र कर रहा था, तो लोगों को जब ये बात मतलब पता चली कि ये हमारे लिए कुछ कर सकते हैं तो लोगों ने इनको सपोर्ट स्टार्ट की। जब इनको पता चला कि लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं तो इसने अटैक कर दिया रोम पर जो कि कैपिटल था और उसको अपने कब्जे में ले लिया। जब उसको अपने कब्जे में ले लिया तो इसके बाद इसको पता था कि लोग इसको सपोर्ट करते हैं और उसके प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट करेंगे, तो इसलिए इसने इलेक्शन कंडक्ट करवाए और जैसे इलेक्शन कंडक्ट करवाए तो लोगों ने इसको सपोर्ट वर्ड किया और उसको इलेक्ट किया है। 1922 में इसको एज प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया
اور اس کے بعد اس نے اپنی جتنے بھی فاشسٹ پالیسیز تھے اس کو امپلیمنٹ کر دیا اٹلی میں۔ اچھا، جب جو مسولینی پاور میں آیا تو اس نے اپنی بہت ساری پالیسیز اڈاپٹ کی تھی، جو کہ جس میں فرسٹ ون تک کہ میڈیا سینشور تھی، میڈیا پر بالکل پابندی تھی، میڈیا کوئی بھی چیز شائع نہیں کر سکتی تھی۔ بین پولیٹیکل پارٹیز، ساری پولیٹیکل پارٹیز بین تھی، صرف ایک ہی پارٹی تھی نیشنل فاشسٹ پارٹی جو کہ مسولینی کی تھی۔ اس کے بعد جو پبلک پروٹیسٹ وہ بھی بالکل بین تھی، کوئی بھی پبلک پروٹیسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد ایک گرینڈ کاؤنسل بنا دی گئی تھی جس کا نام فاشسٹ گرینڈ کاؤنسل تھا۔ اس کا جو مقصد تھا وہ لا میکنگ تھا پوری کنٹری کے لیے۔ جو ففتھ ون ہے وہ ٹوٹلیٹیرینزم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں کہ جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں ایک پرسن کے پاس ہوتے ہیں اور سارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بین ہوتے ہیں۔ تو جو مسولینی تھا اس نے کہا تھا کہ میں ایک ٹوٹلیٹیرینسٹ ہوں۔ اس کے بعد اس کو دی لیڈر کا خطاب بھی دیا گیا تھا 1925 میں لوگوں کی طرف سے۔ اس کے بعد اس نے جتنے بھی یونینس تھے کنٹری میں، لیبر یونینس، ان کو انلیگل کر دیا تھا کہ یہ بین ہوں گے، لیکن وقت کے ساتھ پھر ان کو لیگلائز کیا گیا، لیکن جو وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھے۔ یہ مسلمانوں کی یہ وومن رائٹس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ ان کا یہ ماننا تھا کہ جو وومنس ہے ان کے صرف دو کام سے، ایک ہے بچے کو پیدا کرنا اور دوسرا اس کو اس طرح سے گرو اپ کرنا کہ وہ اسٹیٹ کو سرو کر سکے۔ اس کے بعد اس نے یوتھ آرگنائزیشن بھی بنائی تھی۔ اس کا مقصد جو تھا کہ جو یوتھ ہے ان کو وارئرز بنایا جا سکے، ان کو وار کے لیے ایبل کیا جا سکے۔ اس کے بعد ٹریٹی وتھ چرچ تھی، مسولینی نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی چرچ کے ساتھ کہ آپ ہمارے افیئرز میں نہیں بولیں گے اور ہم آپ کے افیئرز میں نہیں بولیں گے۔ اس کے بعد تھی سیل آف پیکٹ جو 1935 میں ہوئی تھی۔ یہ ایک فیکٹ آف فرینڈشپ تھی بٹوین الائنسز کے درمیان جو کہ جرمنی اور اٹلی تھی۔ ان کا مقصد جو تھا کہ یہ ایک دوسرے کو ملٹریلی بھی سپورٹ کریں گے اور ان کی جو پالیسیز تھی وہ بھی سیم تھے۔ ان کے بعد ہے ریپریشن اور سپریشن آف اینٹی فاشسٹ، کہ ان کی ایک آرگنائزیشن تھی یا ایک کاؤنسل تھی جو یا اسکواڈ تھی کہ جتنے بھی لوگ جو ہوتے تھے جو کہ فاشزم کے اگینسٹ بولتے تھے ان کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ اس کے بعد ہے آرگنائزیشن فار ویجیلنس۔ اس کا جو مین ایم تھا وہ یہ تھا کہ یہ فاشسٹ ایڈیاز کو اسپریڈ کر سکے اور لوگوں کے دماغ میں یہ بات ڈال سکی کہ جو یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ بیٹر فارم آف گورنمنٹ ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد اس کی فورن پالیسی ہے۔ اس کی فورن پالیسی کا مطلب یہ تھا کہ جو اٹالین لوگ ہیں ان کے لیے اسپیس کو زیادہ کیا جا سکے اور جو یہ اٹلی ہے اس کو ایک پاورفل اسٹیٹ بنایا جا سکے۔